बच्चों, अभी हमने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के बारे में जाना और समझा और ये देखा कि मार्क्स किस प्रकार से हेगल के भौतिकवादी सिद्धांत को अपने तरीके से प्रतिपादित करता है। अब हम मार्क्स के जो दूसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसके बारे में जानेंगे। वेपर के अनुसार मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की धारणा का विशिष्ट महत्व है। उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उसके इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। सेबाइन के अनुसार मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है और आदिकाल से अब तक के समस्त परिवर्तनों को उसी का प्रतिफल मानता है। अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग से तात्पर्य वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिसके साधारण हित एक जैसे हों। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए करता है और कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसको वर्ग कहते हैं, जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि। अर्थात मार्क्स के कहने का मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों के और जिन संगठनों के हित आपस में एक जैसे होते हैं वे वर्ग कहलाते हैं। संघर्ष से तात्पर्य है मार्क्स का कि केवल लड़ाई नहीं है, किंतु इसका व्यापक अर्थ है असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि समाज के अंदर निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रहे, परंतु इसका अर्थ केवल यह है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है और वह ज़्यादातर असंतुष्ट रहता है। समाज का यह वर्ग हमेशा असंतुष्ट रहता है और इसका असंतोष वर्ग का समय समय पर बढ़ता रहता है और यह असहयोग और हड़ताल आदि के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जब यह असंतोष और यह असहयोग चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो फिर क्रांति का रूप धारण कर लेता है। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी मत तालमेल, सहयोग तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर नहीं होता है, बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। समाज में तमाम परिवर्तन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं तथा इससे समाज का विकास होता है। जैसे दास युग में मालिक और दास, सामंत युग में सामंत और किसान वर्ग के वर्ग होते हैं और आज के पूंजीवादी युग में आजीविका कमाने के साधनों के आधार पर समाज को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पूंजीपति या बुजुर्गा वर्ग तथा दूसरा श्रमजीवी या सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग एक संपत्ति का स्वामी होता है जिसका उपयोग वह श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। बुजुर्गा वर्ग बिना कुछ परिश्रम श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम के विक्रय पर निर्भर होता है। मार्क्स के कहने का मतलब ये है कि एक मालिक है और दूसरा उसका सेवक है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी उनके हितों में आपसी विरोध पाया जाता है, परस्पर विरोध पाया जाता है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है और जो श्रमिक वर्ग है वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त करना चाहता है और इसी कारण यही जो वर्ग संघर्ष की बुनियाद है, इसी के कारण हमेशा समाज में वर्ग संघर्ष चलता रहता है। आधुनिक पूंजीवादी युग को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के बिल्कुल चरम की अवस्था माना है और कहा है ये सबसे अलग व्यवस्था है, इसमें जो संघर्ष है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। मार्क्स कहता है कि मध्यम वर्ग अपने पैरों पर खड़ा न रहने पाने के कारण श्रमिक वर्ग में मिल जाने को विवश हो जाएगा और एक दिन परिणामतः पूंजीपति वर्ग छोटा होता चला जाएगा और श्रमिक वर्ग का आकार है वो बढ़ता चला जाएगा। इस तरह पूंजीपति और सर्वहारा वर्गों के बीच सीधे संघर्ष की संभावना बढ़ती जाएगी। पूंजीवादी समाज का सबसे अधिक उत्पीड़ित वर्ग होने के साथ साथ सर्वहारा सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग भी होता है। प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष होता है। दूसरे शब्दों में यह सारे पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध लक्षित होता है तथा उस राज्य के विरुद्ध भी पूरे पूंजीपति वर्ग के सम्मिलित हितों का प्रतिबंध करने वाली कमेटी के अलावा और कुछ नहीं है। वर्ग संघर्ष की भावना
किस प्रकार से पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है, इसे स्पष्ट करते हुए कोकर लिखता है कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदायों में एकत्रित कर देती है, उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है और उनमें परस्पर संपर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। मार्क्स कहता है कि अब तक के इतिहास में जिस वर्ग के शोषणकर्ताओं से सत्ता छीनी, कालांतर में वह स्वयं शोषणकर्ता सिद्ध हुए। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से मार्क्स का यह निष्कर्ष निकलता है कि मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद स्वयं अपनी कब्र खोदता है। मार्क्स ने कहा है, इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही बिल्कुल अवश्य होंगी, असंभावी हैं। उसके वर्ग संघर्ष सिद्धांत को हम निम्नलिखित तत्वों के आधार पर देख सकते हैं या उनके कुछ निष्कर्ष जो है वो निकाल सकते हैं। उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप ही होता है, सहयोग पर नहीं। समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं जिनके हित जो हैं वो विरोधी होते हैं। जब तक वर्ग में वर्ग चेतना तथा वर्ग संगठन न हो तब तक वर्ग संगठन तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ता है। वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में आ जाती है। मार्क्स के ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, कई विचारकों के द्वारा इस सिद्धांत की कटु आलोचना की गई है। उनका मानना है कि मानव इतिहास केवल संघर्ष का इतिहास नहीं है, बल्कि इसमें सहयोग और आपसी जो भावनाएं हैं, सहयोग की, प्रगति की, उत्थान की, वो भी पाई जाती हैं। यदि समाज में विभिन्न वर्गों, व्यापारी, किसान, श्रमिक, कारीगर आदि में सहयोग न होता तो समाज कब का टूटकर बिखर गया होता। वर्ग की अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण परिभाषा जो मार्क्स ने दी है वो भी सही नहीं है। समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते हैं, बल्कि एक मध्यम वर्ग भी होता है जो समाज की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च लोक सेवा के सदस्य, पत्रकार होते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस वर्ग की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। मार्क्स की क्रांति की जो धारणा है वो भी अभी तक गलत ही सिद्ध हुई है और अभी तक कोई क्रांति ऐसी नहीं हुई है। क्रांति हुई अवश्य है, किंतु वह वहाँ हुई है जहाँ की उसके होने की सबसे कम आशा थी और एक प्रकार से मार्क्स की धारणा की क्रांति से भिन्न थी। मार्क्स की जो भविष्यवाणी का जो वैज्ञानिक आधार है वो भी सही नहीं है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि श्रमजीवी वर्ग की अंतिम विजय और उसके अधिनायकवाद की स्थापना की भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार दिखाई नहीं देता है। संक्षेप में मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक जटिल सामाजिक प्रणाली का सरलीकरण करने का प्रयास है। मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रयोग अपने मनोवांछित उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए एवं विवादास्पद दलीय हितों की पुष्टि करने के लिए किया था। अतः इसके द्वारा वर्ग व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। अतः ये कहा जा सकता है कि किसी भी समाज की वर्ग व्यवस्था इतनी जटिल होती है, विशेषकर औद्योगिक समाज की, कि उसे मार्क्स के सरलीकृत सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। मार्क्स के इस सिद्धांत की आलोचना के साथ साथ इसका अपना महत्व भी है कि मार्क्स पहला व्यक्ति है जिसने इतिहास की वर्ग हितों के आधार पर व्याख्या की है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत श्रमजीवी वर्ग के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उसके द्वारा श्रमजीवी वर्ग की विजय असंभावी बताई गई। प्रभाव की दृष्टि से ये सिद्धांत उस सिद्धांत का हम मूल्यांकन करें तो हमें ज्ञात होगा कि वर्ग संघर्ष के शस्त्र को अपनाकर विश्व मानवता के बहुत बड़े भाग ने प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। यही नहीं, पूंजीवादी देशों में भी श्रमिकों की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के जितने भी उपक्रम हुए उनको प्रेरित करने में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रभावपूर्ण तरीके से मार्क्स ने श्रम समाज के हाथों में यह एक महत्वपूर्ण शस्त्र प्रदान करने का प्रयास किया है।